मैम अटेंडेंस की बात हो रही थी ये थोड़ी देर पहले ज्वाइन करने से। जी ले रही हैं आप अटेंडेंस? ले लूंगी जब दिल चाहेगा। अभी तो 4 बजने ये में फ्लैट्स पूरी करके चला फिर टाइम। ले। अभी तो 20 मिनट से 4 बजने में। 20 मिनट ज्यादा कम से क्या होता है, आप ले लें अटेंडेंस अभी बस। कि भाग जाएं आप लोग। नहीं इधर ही रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे मैम। हाँ तो ले लेंगे अटेंडेंस पे, टेंशन किस बात की है। अभी सब लोग बार बार ज्वाइन भी कर रहे हैं ना, फिर प्रॉब्लम होती है, मिस हमारी रह गई, मिस हमारी रह गई, हमने लेट ज्वाइन किया है, तो अभी सबको करने थे तो हो जाएगी अटेंडेंस की। बस थोड़ी सी स्लाइड रह गई है इस लेक्चर की, इसको कंप्लीट करना है तो फिर एंड कर देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। एसडीएलसी हम डिस्कस कर लेते हैं। एसडीएलसी मींस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त वो कौन से फेजेस हैं जो हम फॉलो करेंगे। क्या अभी भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं? Series of identifiable stages that a software product undergoes during its lifetime. A software system passes through the following phases: vision, definition, development and maintenance. Vision, क्या हम ये चीज क्यों बना रहे हैं, ठीक है। विजन स्टेटमेंट क्या है, मीन्स रीजन क्या है, बिजनेस नीड क्या है इसकी। तो दैट इज द विजन ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की बिजनेस नीड क्या है, हम बना क्यों रहे हैं। डेफिनेशन, फोकस ऑन व्हाट, एक दफा हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम क्यों बना रहे हैं, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट शुड बी द फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द सिस्टम, बना क्या रहे हैं। डेवलपमेंट, हाउ, कैसे बना रहे हैं। एंड मेंटेनेंस, फोकस ऑन चेंज और एरर करेक्शन, अगर बना लिया है जो उसमें जो एरर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको ठीक करना या कोई नया फीचर ऐड ऑन करना। तो ये मेन रीजन है, मेन फेजेस है जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट गुजरता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेजेस अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म। इन फेजेस में हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि विजन में हम ये बताएंगे कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो वो हमें प्रैक्टिकली थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स और थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म भी करके बताना पड़ेगा। So SDLC is a process followed for a software project within a software organization. एक organization के अंदर जब different software develop हो रहे होते हैं तो वो कौन कौन से process को follow कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम SDLC सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप होते वक्त कितने कितने फेजेस, कौन कौन से फेजेस को कंप्लीट करेगा सो दैट वो नेक्स्ट फेज पे जंप कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप। सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्लान, ठीक है, कि आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन बनाएगा, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, कॉस्ट क्या आएगी, बजटिंग वगैरह, ओवरऑल प्लान में सब चीजें आती है ना, कि क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, कौन किसको कौन से टास्क असाइन करेंगे, कौन सी रिसोर्स को कौन से टास्क एलोकेट करना है, तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर प्लान के अंदर आती हैं। एंड इट विल टेल अस हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड ऑल्टर और इनहेंस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। सो हमारे पास SDLC के कुछ डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग होगी कि हमने करना क्या है, ठीक है, कौन कौन क्या क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होगा, डेवलपर्स कौन होंगे, टेस्टर्स कौन होंगे, किसको क्या क्या टास्क असाइन करना है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को प्लान करेंगे। वंस प्लानिंग इज कंप्लीट द नेक्स्ट फेज विल बी द एनालिसिस, कि क्या करना है, ठीक है। एनालिसिस, डिफाइनिंग, जिसमें रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन होगी, क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है। ठीक है, एनालिसिस यानी कि डिफाइनिंग में सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, फीचर्स कौन से होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सारी डेफिनेशन में आएंगी। नेक्स्ट में इज डिजाइनिंग, जो चीज हमने एनालिसिस किया उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। देन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, डेवलपमेंट, आप इसको बिल्डिंग भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। वंस डेवलपमेंट हो गई, द नेक्स्ट फेज वुड बी टेस्टिंग, अब आप उस पर टेस्टिंग कर रहे होंगे। टेस्टिंग करने के बाद जो लास्ट फेज होगा वो डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होगा कि जिस
एनवायरनमेंट में उस एप्लीकेशन को चलना है, आप उस एप्लीकेशन को वहां लॉन्च कर देंगे। तो प्लानिंग, इनिशियल प्लान, डिफाइनिंग हमने क्या करना है, फंक्शन क्या होंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे, उन सब की डेफिनेशन, डिजाइनिंग, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने बताई हैं हम उसका डिजाइन देंगे, पेपर वर्क या डायग्राम बनाएंगे, क्लास डायग्राम बनाएंगे, सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, डिफरेंट डायग्राम्स बना के उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। देन उन डायग्राम्स को देखते हुए हम उस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। एक्चुअल कोड इस डेवलपमेंट फेज में होगा जो बिल्डिंग फेज है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डिजाइन हो गई, डेवलप हो गई, उसको हम टेस्ट करेंगे। डिफरेंट टेस्टिंग के फेसेस से होकर जब गुजरेगी तो फिर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे, मींस ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जो है हम उसको रन करवा देंगे, लॉन्च करवा देंगे। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें, कोई नई अपडेट आए, कोई नई मेंटेनेंस करनी है, कोई एरर आया तो उस पर फिर ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में, इसी साइकिल में दोबारा फॉलो होंगी। ठीक है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फर्स्ट फेज को हम प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें, क्योंकि जाहिर है जब रिक्वायरमेंट आएंगी तो फिर ही हम प्लान कर सकते हैं। Requirement analysis is the most important and fundamental stage in SDLC. It is performed by the senior members of the team. इसको कौन कर रहा होता है requirement analysis? आपकी टीम के senior members with input from the customer। और किससे communicate कर रहे होते हैं? कस्टमर से। कस्टमर रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, सेल्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट भी कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि आपके ये हमारा हम ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम को अपना इनपुट दे रही होती है कि इसमें ये चीजें हो, या लास्ट टाइम जो हमने प्रोडक्ट सेल आउट की थी उसमें ये इश्यूज थे, ये प्रॉब्लम थे, तो फिर उसको आपके सेल्स डिपार्टमेंट भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। मार्केट सर्विस, मार्केट सर्विस से आप मार्केट का सर्वे कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी मार्केट में इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्या क्या जो है वो फीचर्स हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो भी जो है वो अपना इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये सब लोग मिलकर रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट हम एक ऐसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हो और उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट डेवलप हो सके। This information is then used to plan the basic project approach. Once आपने रिक्वायरमेंट सारी ले ली, सारी सिस्टम की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपने ले ली कि क्या क्या फंक्शन सिस्टम को परफॉर्म करने चाहिए, और वो इनपुट आपको इन सब लोगों से, ये सब लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, वंस आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सारी लिस्ट डाउन कर दी,
डिफरेंट सोर्स ऑफ आपके पास जो है वो इनपुट होगा, कस्टमर होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, सबसे आपने जब इनपुट ले लिया, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट का बेसिक प्लान जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। और फिजिबिलिटी स्टडी निकालेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये बता रही होती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए, डेवलप करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखकर आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देख रहे होते हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें तो क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा, ऑपरेशनल होगा, वंस हमने डेवलप कर दिया यूज भी होगा या नहीं होगा, एंड अदर टेक्निकल एरियाज, इसमें आप टाइम वगैरह का कंस्ट्रेंट भी देख रहे होते हैं कि जो टाइम हमें एलोकेट हुआ है उस टाइम में हम ये एप्लीकेशन बना सकते हैं नहीं बना सकते, इकोनॉमिकल है, ऑपरेशनल है, और टेक्निकल एरियाज में भी आप देखकर फिजिबिलिटी स्टडी निकाल रहे होते हैं कि क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशन या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वंस प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है, फिजिबल स्टडी जो है वो पॉसिबल आते आपके पास आती है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो फिर आप प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करेंगे फर्दर और फिर उसकी प्लानिंग करना शुरू करेंगे। प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज आल्सो डन इन द प्लानिंग स्टेज। रिस्क क्या क्या हो सकता है, रिस्क को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, और उस रिस्क से रिलेटेड हम कौन से काउंटर मेजर्स लेंगे कि जिसके थ्रू रिस्क के चांसेस को कम से कम कर सकें। And then the outcome of the technical feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully with minimum risk। कि हमने जो feasibility study निकाली है उसमें से टेक्निकल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और हमारे पास सक्सेसफुल विथ मिनिमम रिस्क, जिसमें रिस्क के चांसेस कम से कम हो। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो थ्रू आउट हम अपने प्रोजेक्ट में हर फेज में कर रहे होंगे, जो फेज डिपेंडेंट नहीं है। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document the product requirements। एक दफा requirement analysis का phase complete हो गया, next step आपके पास क्या होगा कि आप clearly उन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करें और प्रॉपर पेपर पे आप उसको डॉक्यूमेंट करें कि ये हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनलाइज जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज से हमने निकाली है, एंड गेट देम अप्रूव फ्रॉम द कस्टमर और द मार्केट एनालिस्ट। और आपके कस्टमर उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ यही फाइनल रिक्वायरमेंट्स है, इसमें हमें फर्दर कोई चेंज नहीं चाहिए, तो उस पर फिर एग्रीमेंट वगैरह अप्रूवल आएगा, फिर एग्रीमेंट होगा, सारी चीजें होंगी। This is done through an SRS software requirement specification document which consists of all the product requirements to be designed and developed during the project life cycle। उस software requirement specification में आप उन तमाम requirements को list down करेंगे जो कि उस system को design और develop करने में use होंगी। Then designing the product architecture, requirement define हो गई, next phase क्या होगा, product architecture design करना। SRS is the reference। इस फेज पे इनपुट क्या होगा, एसआरएस। एसआरएस इस फेज को मिलेगा तभी ये फेज अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट करेगा। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन एसआरएस, यूजुअली मोर देन वन डिजाइन अप्रोच फॉर द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज प्रपोज्ड। आप एक से ज्यादा डिजाइन अप्रोच प्रपोज कर रहे होंगे कि ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये भी मेथोडोलॉजी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एंड डॉक्यूमेंट इन अ डीडीएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, तमाम की तमाम जो ऑप्शन है उनको आप डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन में लिस्ट डाउन करेंगे। This DDS is reviewed by all the important stakeholders। जितने भी stakeholders होंगे वो तमाम के तमाम उस DDS को जो है वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अपने ओपिनियन देंगे कि कौन सी डिजाइन अप्रोच बेस्ट सूटेड है, जो जिसकी ओपिनियन ज्यादा होंगे फिर वही डिजाइन अप्रोच थ्रू आउट कैरी आउट होगी। बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट, वंस आपका जो है वो डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो गया, अब आप उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। इम्प्लीमेंट करते वक्त आप जो है वो कोडिंग प्रिंसिपल्स, कोडिंग गाइडलाइंस देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे, आप जो है आईडी देखेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कौन सी नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मींस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हुए सारे क्राइटेरिया आप यहाँ पे यूज करेंगे जब आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ कोडिंग गाइडलाइंस, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, पूरी टीम होती है, तो उसके फिर आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि कोडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए, मेथड्स के नेम किस तरीके से होंगे, सो दैट जब हर कोई अपना अपना काम करने के बाद इंटीग्रेट करे तो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो।
ऐसा ना हो कि मैं एक कोडर हूँ, मैंने एक अलग तरीके से कोडिंग किया, मेरे कमेंट्स अलग तरीके के, एक और है उसने कमेंट मेंशन ही नहीं किया, और एक थर्ड है जिसमें मेथड के नेमिंग कन्वेंशन और एट्रीब्यूट्स के नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट है। तो जब काम इंटीग्रेट होकर आएगा तो अलग अलग सीक्वेंस शो हो रही होगी, मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो टेम्पलेट वगैरह आप पहले से ही डिफाइन कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फिर थ्रू आउट सारी टीम फॉलो करती है। फिर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है कि हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, डेटाबेस क्या यूज करना है, वो सारी चीजें आप इस फेज में कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। बस ये 2 स्लाइड्स रह गई हैं, इसको कंप्लीट करके एंड करते हैं। प्रोडक्ट को टेस्ट आप किस तरीके से कर रहे होते हैं? टेस्टिंग हमारे पास 2 तरीके की यूजली होती है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। यूजली ये 2 होती है, हम इससे एक और कैटेगरी निकाल लेते हैं, ग्रे बॉक्स इन बिटवीन। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कोड बेस्ड टेस्टिंग, जो आपके इंडिविजुअल, जो आपको ये कह रही होती है कि आपका हर लाइन ऑफ कोड एटलीस्ट एक दफा जरूर रन होके टेस्ट हुई हो। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज फ्रंट एंड टेस्टिंग, जिसमें बैक एंड की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ फ्रंट एंड पे यानी कि यूजर इंटरफेस पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं वैल्यूज डाल के, कि लेट सपोज वैलिडेशन है या नहीं है, यूजर नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पासवर्ड एंटर करते वक्त वो हाईलाइट हुए हुए, ठीक है, शो नहीं होने चाहिए, और क्या क्या, ये सारी चीजें ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक बॉक्स मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या है आपको पता नहीं है, ब्लैक है वो। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्रिस्टल क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग लाइन ऑफ कोड आपको पता है कि कोड पे टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया उसके बाद आप कोड को टेस्ट करते हैं, सो दैट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिफाई हो सकें, और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जाने से पहले ही आप उसको ओवरकम कर सकें। और लास्ट फेज क्या होगा हमारे पास? डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट फेज क्या है कि हमने मेंटेनेंस करनी है और डिप्लॉय कर देना है। एप्लीकेशन डेवलप हो गई, टेस्ट भी हो गई, सब चीजें ओके हैं, अब नाउ हमने उसको लॉन्च करना है जहां उसने एक्चुअली चलना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज कर रहे होते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में 2 चीजें आती हैं, एक अल्फा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग ये इसी टेस्टिंग फेज में आती है जब आपके डेवलपर्स इन हाउस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब अभी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं की, अपने एनवायरनमेंट, अपनी और सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ही उसको टेस्ट करना है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि आपने उस एप्लीकेशन को ऑपरेशनल एनवायरनमेंट पे रख दिया, अभी लॉन्च नहीं किया, अभी उसको ऑपरेशनल एनवायरनमेंट पे रख के चलाना शुरू कर दिया, और कुछ क्लासेस ऑफ यूजर से कहा कि वो उसको रन करें, और रन करते वक्त जो भी एरर रिपोर्ट्स हुए हैं उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया और उनको सॉर्ट आउट करके फिर दोबारा से डिप्लॉयमेंट की, मतलब डिप्लॉयमेंट से पहले ही आपने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म कर दी। जी, यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम व्हाइट बॉक्स का बताइए, व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग और ब्लैक बॉक्स की तो मैम ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग तो हैकर्स, अमूमन हैकर्स के लिए ही होती है ना। व्हाइट बॉक्स तो डेवलपर कर रहे होते हैं, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स तो अमूमन जो अननोन हैकर्स होते हैं उनके लिए होती है। देखो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ही आती हैं और दोनों डेवलपर्स ही कर रहे होते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मींस क्रिस्टल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, लाइक सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा अपनी सॉफ्टवेयर में और मैंने उसको टेस्ट कर दिया, तो वो वही डेवलपर्स यूजुअली कर रहे होते हैं जिसने राइट डाउन किया हो। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूजुअली वो लोग कर रहे होते हैं जो आपके क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कोड की टेस्टिंग है, और वो यूजुअली वो लोग कर रहे होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने कोड लिखा होता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग जो फ्रंट एंड टेस्टिंग है। फ्रंट एंड बेस्ड टेस्टिंग मींस बटन को क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, अगर मैंने इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन प्रेस कर दिया तो क्या होगा। तो ये सारे चीजें जो हम फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं यूजर इंटरफेस पे, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करेगा? नहीं, साइबर सिक्योरिटी में ये नहीं चलता।
हम तो सिंपल जो सॉफ्टवेयर डेवलप, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो, चाहे वो हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसकी हम टेस्टिंग की बात करें कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कोड टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फ्रंट एंड टेस्टिंग, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनने के बाद फ्रंट एंड पे आप टेस्ट कर रहे हो, जिसपे कोड की बैक एंड नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अब बटन के क्लिक होने पर वो कौन से डेटाबेस के कौन से टेबल से डाटा रिट्रीव करके ला रहा है, पीछे क्यूरी क्या लगी है, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर लॉगिन एंड पासवर्ड सही हो जाता है तो वो मुझे कौन से डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। अब डैशबोर्ड पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, उस ऑप्शन के बटन पे क्लिक करने पे वो मुझे कहाँ नेविगेट करेगा, बैक का कोई स्क्रीन पे बटन है या नहीं है, या मैं बार बार अपनी स्क्रीन से रिफ्रेश या वो जो बैक वाला है वो करूंगी, या मेरी एप्लीकेशन में भी बैक का कोई बटन है जो मुझे प्रीवियस मोड पे ले जाएगा। फॉर्म फिल करते वक्त टेलीफोन नंबर फॉर्म में होना चाहिए, और अगर मैं कोई अपना पासवर्ड चेंज कर रही हूँ तो उसकी क्या लिमिटेशन या कोई क्राइटेरिया है जो फॉलो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो फ्रंट एंड पे आ रही हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जिसमें अंदर की कोड की इंटरनल नॉलेज होना इज नॉट मैंडेटरी। जी, यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। और और कोई क्वेश्चन या क्वेरी? अच्छा, क्विज़ेस जो है वो यूजुअली क्लास टाइम में भी होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर क्लास टाइम हो, क्योंकि समर है, टाइम बहुत कम होता है। अगर क्लास टाइम में मैं 1-1 घंटे का क्विज दे दूं तो क्लास के कंटेंट्स कब कवर होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि क्विज हम सैटरडे संडे को स्केड्यूल कर लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैम क्विज एमसीक्यूज बेस्ड होंगे? नहीं, एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे, सिनेरियो बेस्ड होंगे। लेट सपोज मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया और मैं कहूँगी उसकी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करें, या मैंने आपको यूज केस दे दिया, मैं कहूंगी कि उस यूज केस को देखते हुए आप क्लास डायग्राम ड्रॉ करें। तो इस तरीके के क्विजेस होंगे। पेपर भी इसी तरीके का सिनेरियो बेस्ड होगा। ठीक है, तो क्विज जो है हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी करेंगे, और अगर कोई ऐसा क्विज है जो मुझे लग रहा है जिसकी ड्यूरेशन हाफ एन आवर है या 20 मिनट्स है, तो वो फिर हम क्लास टाइमिंग में भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, नेम कॉल करूंगी जिसका, सो काइंडली वही अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। और जो लोग अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं मीटिंग, उनकी ज्वाइन करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो क्लास एंड हो रही है। ठीक है, मैं नेम कॉल करूंगी पहले की तरह, जैसे आपने फर्स्ट सेशन में किया था। अपनी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चैट पे सेंड कर दीजिएगा। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद माज खान, मोहम्मद अम्मार नईम, हारिस नवाज। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर दें, इसमें माइक की जरूरत नहीं है अटेंडेंस मार्क करते वक्त, सिर्फ चैट पे अटेंडेंस सेंड करनी है। हमारे फर्स्ट सेशन में आप प्रेजेंट नहीं थे, मैंने तो बताया कि कौन कौन एब्सेंट है, आपने तब भी नहीं बताया। हारिस नवाज, हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मोहम्मद बिलाल लतीफ, ओके। शामिर, सिदरा फातिमा, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। सिदरा फातिमा, सिदरा फातिमा एब्सेंट। अम्माद रजा, मोहम्मद मास, मुइस अथर, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान,
उसामा मीर, उसामा मीर, उसामा मीर दोनों सेशन में एब्सेंट है उसामा। शान हैदर, शान हैदर, उस इधर से मैंने आपका नेम कॉल किया था तो बेटा आप सो रही थी। मोहम्मद हसान, नोमान अली, मोहम्मद माज 9967, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसन सुहेल, हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, शीरिन मशल, मदिहा खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, हुजैफा हुसैन। ओके मेरे पास जो स्टूडेंट सेकंड सेशन में एब्सेंट आ रहे हैं उनमें है मोहम्मद इबाद 10216, मोहम्मद फैजान 10120, उसामा मीर दोनों सेशन में एब्सेंट है, सबा बतूल 9502, हारिस नवाज 8688, मोहम्मद मास खान 8524, मोहम्मद रहीम अख्तर 8179। ठीक है क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी कल है। ओके इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी आई गेस कल है, कल सेकंड स्लॉट में 12:30 to 3:30। ठीक है टिल देन क्लास, अल्लाह हाफिज।